डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार पर आरोप होंगे तय। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने दिया निर्देश, कहा गिरोह की तरह काम कर रहा था लालू परिवार। बंगाल ईडी मामले में अमित शाह के कार्यालय के बाहर टीएमसी के प्रदर्शन और नारेबाजी। महुआ मोइत्रा समेत टीएमसी के 8 सांसद हिरासत में। बंगाल में ममता का हल्ला बोल। पारिवारिक संपत्ति विवादों पर सीएम योगी ने दी यूपी में मकान मालिक और किराएदारों को बड़ी राहत। किराया रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी में 90% तक कटौती। पारदर्शिता बढ़ेगी और संपत्ति विवादों में कमी आएगी। अंकिता हत्याकांड पर धामी सरकार का आश्वासन, कहा अंकिता के माता पिता की बातों पर सरकार जल्द लेगी निर्णय। कानूनी पहलुओं पर विचार हो रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा यादव के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। इस मामले में दिल्ली कोर्ट ने 52 आरोपियों को बरी किया है। दिल्ली कोर्ट ने तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के भी आरोप तय करने का सख्त निर्देश दिया है। अदालत ने संदेश के आधार पर पाया कि लालू और उनके परिवार की ओर से एक व्यापक साजिश रची गई थी। चार्जशीट में स्पष्ट रूप से नौकरी के बदले जमीन अधिग्रहण का जिक्र है। इस पर कोर्ट ने माना कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहा था। कोर्ट लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी यादव, दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव और बेटी मीसा भारती हेमा यादव के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला सुनाया है। पेशी से पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अदालत में एक सत्यापन रिपोर्ट दाखिल कर बताया था कि चार्जशीट में नामित 103 आरोपियों में से 5 की मौत हो चुकी है। सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आपको बता दें कि नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा यादव के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। वहीं इस मामले में दिल्ली कोर्ट ने 52 आरोपियों को बरी भी किया है। दिल्ली कोर्ट ने तेज प्रताप और तेजस्वी के खिलाफ भी आरोप तय करने का सख्त निर्देश दिया है। वहीं अदालत ने संदेह के आधार पर पाया कि लालू और उनके परिवार की ओर से एक व्यापक साजिश रची गई थी और चार्जशीट में स्पष्ट रूप से नौकरी के बदले जमीन अधिग्रहण का जिक्र है। इस पर कोर्ट ने माना कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल। दरअसल राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 19 दिसंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और जिसमें लालू यादव और उनके परिजनों समेत 103 लोगों को आरोपी बनाया गया था और 19 दिसंबर को ही कोर्ट ने कहा था कि 9 जनवरी को इस मामले में सभी आरोपी कोर्ट में पेश होंगे, तब आरोप तय करने पर आदेश जारी किया जाएगा। और आज राउज रेवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में आरोप तय कर दिए। और क्योंकि इस मामले में कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी, इस वजह से कोर्ट ने इस मामले में कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा था। कोर्ट और जो जांच एजेंसी सीबीआई है उसने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया था। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। बावजूद उसके और जो लोग थे उनकी वेरिफिकेशन में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन उसको फिर कंप्लीट करने के बाद कोर्ट को ये वेरिफिकेशन दे दिया गया था और कोर्ट ने आज ये निर्देश दिया कि इन लोगों पर के ऊपर आरोप तय किया जाएगा। हालांकि जो ऑपरेटिव पार्ट से अभी वही पढ़ा गया है और जो डिटेल्स ऑर्डर होंगे वो ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा, जिसकी जानकारी मिल सकेगी। क्योंकि ये मामला उस वक्त हुआ था जब लालू यादव उसमें रेल मंत्री थे और ग्रुप डी में भर्तियों के लिए जो वैकेंसीज थी उसमें वैकेंसीज में लोगों को तैनात करने के लिए उनके परिजनों को जमीन ली जाती थी। और जैसा कि आरोप एजेंसी ने लगाया, और इसमें जो जमीन लिया जाता था उन जमीन लिए जाने वालों को बाद में नौकरी दी जाती थी। और सीबीआई ने इसी मामले में जांच की और कई ऐसे प्लॉट्स जो उनके और लालू यादव उनके परिजनों के नाम पर अलग अलग समय पर और अलग अलग जगहों से लिए गए, जिसकी जो
जिसके बारे में जानकारी मिलने के बाद सीबीआई ने इस मामले में जांच की। जांच करने के बाद चार्जशीट दाखिल की थी और आज कोर्ट ने इन लोगों को इस मामले में आरोप तय करने का आदेश दे दिए है। अब इस मामले में ट्रायल चलेगा। इसके बाद अब जब जिरा और बहस होगी इसके बाद ये तय होगा कि इसमें कितने लोग दोषी हैं और कितने लोग इसमें से दोषी नहीं होते हैं। इसके लिए हमें अब ट्रायल का भी इंतजार करना होगा। जी विवेक, पिछली सुनवाई में राहत दी गई थी लालू और लालू के परिवार को, मगर आज की सुनवाई में आरोप तय करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, राहत जो होती है वो दूसरी चीज है। राहत देने का मतलब या तो अपीयरेंस से छूट या फिर आपको वीसी से जुड़ने की राहत मिल सकती है, लेकिन असली राहत तब होती है जब उनको कन्विक्शन से या फिर उनको दोष सिद्ध करने से या उनको बरी किया जाता है, तब राहत कही जाती है। अगर उनको कोर्ट में प्रेजेंट होने से कोर्ट अगर उनको राहत दे देता था, इसको कोई राहत ऐसे नहीं कहा जाता जिससे वो केस से बरी हो जाते हैं। तो ये सवाल इस जगह पे मौजूद नहीं है कि वो राहत है या नहीं है। राहत ये तब होगी जब फाइनल ऑर्डर आएगा और इसमें इनके ऊपर जो आरोप तय किए जा रहे हैं उसमें वो बरी निकल जाते हैं और जो गवाह और दलीलें होती हैं उसके आधार पर कोर्ट ये तय करता है कि अब इनके ऊपर ये चार्जेस नहीं बनते, इस वजह से इनको बरी कर दिया जाता है, तब इनको राहत मिल सकती है। लेकिन अगर कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए, वकील के थ्रू अपनी बात रखने के लिए अगर कोई राहत मिल जाती है उसको राहत की श्रेणी में नहीं गिना जाता, खासतौर से जहाँ तक पूरे मेन केस की बात होती है। तो अभी फिलहाल के लिए इन जो 103 लोग थे इसमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, उसके ये सभी लोगों के ऊपर आरोप तय कर दिए गए हैं। अब इनके ऊपर ट्रायल चलेगा और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट इसमें अपना फैसला देगा, तब ये तय होगा कि इनको राहत मिलती है या नहीं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू, राबड़ी देवी, मीसा यादव और उनके दोनों बेटों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। गुरुवार को कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी और इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी यानी कि आईपीएसी के दफ्तर में ईडी ने छापा मारा। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंची और इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। बंगाल में ईडी के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज किया गया। इसके साथ ही मामला कोर्ट भी पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ खुद शिकायत दर्ज कराई है। यह कार्यवाही प्रतीक जैन के घर पर ईडी की रेड के बाद हुई, जिसके बाद शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए। मुख्यमंत्री द्वारा दर्ज किए गए पहले मामले में चोरी, आपराधिक घुसपैठ और इलेक्ट्रिक सबूतों की चोरी के आरोप शामिल हैं। दूसरा मामला पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज किया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को काम करने से रोकने और गलत तरीके से हिरासत में रखने के आरोप लगाए गए हैं। खास बात यह है कि दोनों मामले अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं और किसी भी एफआईआर में किसी खास ईडी अधिकारी का नाम नहीं लिया गया है। टीएमसी ने कोर्ट से ईडी की कार्यवाही को गैर कानूनी घोषित करने और पार्टी के सभी गोपनीय दस्तावेज तुरंत वापस करने के निर्देश देने की मांग की है। इससे पहले दिन में ईडी ने एक याचिका दायर की और दावा किया कि यह छापे बंगाल कोयला खनन घोटाले से जुड़े थे और ममता पर आधिकारिक जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के खिलाफ ममता बनर्जी ने आज यानी शुक्रवार को विरोध मार्च निकालने की ऐलान कर दिया है। उन्होंने इस कार्यवाही को राजनीतिक रूप से प्रेरित और चुनाव से पहले टीएमसी को डराने की कोशिश बताया। बंगाल कांग्रेस ने भी ईडी की छापेमारी का विरोध किया है। विपक्ष आए दिनों ये आरोप लगाता रहा कि मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए उनके नेताओं को जानबूझकर और चुन-चुन कर निशाना बना रही है। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब 0 में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर।
और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कोलकाता में आईपीएसी दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। डेरेक ओ ब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, बापी हलदर, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आजाद और डॉक्टर शर्मिला सरकार गृह मंत्रालय के बाहर धरना दे रहे थे। दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। टीएमसी के सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट में अमित शाह को संबोधित करते हुए लिखा गया, यह किस तरह का घमंड है। टीएमसी ने लिखा, क्या अब आप लोकतंत्र को कुचलने के लिए अपने दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल चुने हुए प्रतिनिधियों पर हमला करने के लिए कर रहे हैं? क्या आपके भारत में असहमति को इसी तरह चुप कराया जाता है? मान लीजिए कि आप घबराए हुए हैं। पोस्ट में आगे टीएमसी ने कहा, पहले ईडी का बेशर्मी से गलत इस्तेमाल, अब हमारे 8 सांसदों के शांतिपूर्ण धरने पर हमला। यह बेचैनी आपके डर को दिखाती है। आप लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बंगाल झुकेगा नहीं। आप पर और आपकी पुलिस पर शर्म आती है। जितना भी हमला करो, फिर से जीतेगा बंगाल। महुआ मोइत्रा समेत टीएमसी के 8 सांसद हिरासत में लिए गए हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां यूपी में लोगों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया है, जिससे मकान मालिक, किराएदार और पारिवारिक संपत्ति विवादों से जूझ रहे लोग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। योगी सरकार ने किराया रजिस्ट्रेशन और पैतृक संपत्ति के बंटवारे से जुड़े नियमों को न सिर्फ सरल बनाया है, बल्कि उन्हें बेहद सस्ता भी कर दिया है। सरकार का दावा है कि ये इस निर्णय से जहां आम लोगों का समय और पैसा बचेगा, वहीं पारदर्शिता बढ़ेगी और लंबे समय से चले आ रहे विवादों में भी कमी आएगी। योगी सरकार ने किराया एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक बड़ा सुधार किया है। अब तक मकान मालिक और किराएदार रेंट एग्रीमेंट के पंजीकरण से बचते रहे हैं, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क काफी अधिक था। इसी वजह से अधिकतर लोग कच्चे या अनरजिस्टर्ड समझौते पर ही मकान किराए पर दे देते थे, जिससे बाद में विवाद की स्थिति पैदा हो जाती थी। अब योगी सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क में 90% तक की कटौती कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अलग अलग किराया अवधि और वार्षिक किराए की श्रेणियों के अनुसार शुल्क तय किया गया है, जो पहले की तुलना में बेहद कम है। इससे अब आम नागरिक भी बिना किसी झिझक के अपना रेंट एग्रीमेंट पंजीकृत करा सकेंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर टकराव की आहट तेज हो गई है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिकी सेना द्वारा रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर को जब्त किए जाने के बाद रूस की ओर से बेहद आक्रामक प्रतिक्रिया सामने आई है। रूस के एक वरिष्ठ सांसद ने न सिर्फ अमेरिकी कार्यवाही को समुद्री डकैती करार दिया, बल्कि जवाब में अमेरिकी जहाजों पर हमले और यहां तक कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक की चेतावनी दे दी है। मामला 7 जनवरी का बताया जा रहा है, जब अमेरिकी तटरक्षक बल ने रूसी ध्वज वाले एक तेल टैंकर को उत्तरी अटलांटिक महासागर में जब्त कर लिया। वहीं अमेरिका ने मैक्सिको में जमीनी कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, हम अब ड्रग तस्करों के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। मैक्सिको पर ड्रग तस्करों का राज है। उस देश की हालत देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन ड्रग तस्करों का राज है और वे हर साल हमारे देश में 3 लाख लोगों की जान ले रहे हैं। ईरान की आग में भी घी डाल रहे ट्रंप। सबसे बड़े बागी ने भी किया अमेरिका का धन्यवाद, बाकी देशों से भी दखल की अपील। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां ईरान में महंगाई और मुद्रा संकट से परेशान लोगों का गुस्सा अब खुलकर सड़कों पर आ गया है। अब भी प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे हैं। जो विरोध पहले आर्थिक परेशानियों तक सीमित था, वह अब सत्ता विरोधी आंदोलन का रूप ले चुका है। तेहरान और मशहद समेत देश के 100 से ज्यादा शहरों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और सर्वोच्च नेता खामेनेई के खिलाफ नारे लगाए हैं। इसी बीच कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसकी खबरें भी सामने आई हैं, जिससे लोगों तक सही जानकारी पहुंचना मुश्किल हो गया है। अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। विरोध प्रदर्शन ईरान के 50 बड़े शहरों तक पहुंच गया है।
लगभग 2 हफ्ते से ईरान में हो रहे प्रदर्शन दिनों दिन हिंसक होते जा रहे हैं। मानवाधिकार समूह के मुताबिक इन प्रदर्शन के दौरान 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान के पूर्व शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे और निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने इस बीच बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है। अमेरिका में निर्वासित जीवन जी रहे पहलवी ने साफ कहा कि वो ईरान लौटकर तानाशाही से मुक्ति की राष्ट्रीय प्रक्रिया का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने मौजूदा हालात को देखते हुए कहा कि समय करीब आ चुका है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि जबकि निर्वासित युवराज रजा पहलवी ने ट्रंप के बयान की सराहना की और विश्व से समर्थन मांगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का आभार जताते हुए रेजा पहलवी ने कहा कि मैं आज़ाद दुनिया के लीडर प्रेसिडेंट ट्रंप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार को जवाबदेह ठहराने का अपना वादा दोहराया। अब समय आ गया है कि यूरोपियन लीडर समेत दूसरे लोग भी उनकी बातें माने और अपनी चुप्पी तोड़े, ईरान के लोगों के सपोर्ट में और मजबूती से काम करें। उन्होंने आगे कहा कि मैं उनसे अपील करता हूं कि वे ईरानी लोगों से कम्युनिकेशन फिर से शुरू करने के लिए सभी टेक्निकल, फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक रिसोर्स का इस्तेमाल करें ताकि उनकी आवाज़ और उनकी इच्छा सुनी और देखी जा सके। मेरे हिम्मती देशवासियों की आवाज़ को चुप ना होने दें। जहां माता वैष्णो देवी के दर्शन का सपना हर साल लाखों श्रद्धालु देखते हैं, लेकिन ट्रेन टिकट, होटल, लोकल ट्रैवल और खाने पीने की अलग अलग बुकिंग कई बार यात्रा को मुश्किल और महंगी बना देती है। इसी परेशानी को आसान करने के लिए IRCTC ने श्रद्धालुओं के लिए एक खास ऑल इन वन टूर पैकेज लॉन्च किया है। यह पैकेज खासतौर पर दिल्ली से यात्रा करने वालों के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे लोग बिना झंझट सही तरीके से और व्यवस्थित ढंग से माता रानी के दर्शन कर सकें। 3 रात और 4 दिन के इस टूर में ट्रेन से ट्रैवल, होटल में ठहरने, लोकल कैब और खाने पीने जैसी जरूरी सुविधाएं शामिल हैं। अगर आप बजट में एक बढ़िया आराम से भरी तीर्थ यात्रा की तलाश में हैं, तो यह पैकेज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। IRCTC के इस स्पेशल टूर पैकेज की सबसे बड़ी खासियत इसकी ऑल इंक्लूसिव सुविधाएं हैं। यात्रियों को ट्रेन के जरिए दिल्ली से जम्मू तक ले जाया जाएगा। वहां से कटरा तक लोकल कैब की सुविधा दी जाएगी, जिससे उनका सफर आरामदायक रहे। कटरा पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं को कंफर्टेबल होटल में ठहराया जाएगा, जहां वह सफर के बाद आराम कर सकें। पैकेज में खाने पीने की व्यवस्था भी शामिल है, जिससे बाहर खाने की चिंता खत्म हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि टिकट बुकिंग से लेकर होटल और लोकल ट्रैवल तक सारी जिम्मेदारी IRCTC संभालेगा। श्रद्धालु सिर्फ अपनी यात्रा और दर्शन पर ध्यान दे पाएंगे, बाकी सारी प्लानिंग पहले से ही फिक्स रहेगी। IRCTC का यह टूर 12 जनवरी 2026 से शुरू होगा। इस पैकेज का कोड NDR01 है। किराए की बात करें तो अकेले यात्रा करने पर टूर पैकेज का खर्च 10,770 रुपए रखा गया है। अगर आप 2 लोगों के साथ सफर करते हैं तो प्रति व्यक्ति किराया 8,100 रुपए होगा। वहीं 3 लोगों के ग्रुप में जाने पर प्रति व्यक्ति खर्च घटकर 6,990 रुपए तक रह जाता है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां महिला क्रिकेट के सबसे बड़े मंचों में से एक विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का चौथा सीजन शानदार अंदाज में शुरू होने जा रहा है। टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले 9 जनवरी को एक भव्य ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्रिकेट के साथ साथ बॉलीवुड का तड़का भी देखने को मिलेगा। इस खास मौके पर डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। WPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी आज को नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में आयोजित होगी। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जबकि ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत इससे करीब 1 घंटे पहले यानी कि 6:30 बजे होने की उम्मीद है। भारत में फैंस इस रंगारंग कार्यक्रम और मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। वहीं मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। BCCI ने इस बार ओपनिंग सेरेमनी को खास बनाने के लिए बड़े सितारों को आमंत्रित किया है। मशहूर सिंगर योयो हनी सिंह अपने पॉपुलर गानों से स्टेडियम में माहौल बनाएंगे। उनके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस भी परफॉर्म करेंगी। बताया जा रहा है कि जैकलीन का डांस परफॉर्मेंस महिला खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और जज्बे को समर्पित होगा। इसके साथ ही मिस यूनिवर्स 2021
हरनाज सिंधु भी इस समारोह में शिरकत करेंगी, जिससे इवेंट की रौनक और बढ़ जाएगी। WPL 2026 में कुल 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स। इस बार टूर्नामेंट में कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे। इस सीजन के मैच 2 शहरों में आयोजित होंगे। शुरुआती मुकाबले नवी मुंबई में खेले जाएंगे, जबकि लीग के पहले मैच, प्लेऑफ और फाइनल वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में होंगे। WPL 2026 का फाइनल मुकाबला 5 फरवरी को खेला जाएगा। हर सीजन के साथ WPL की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। नए कप्तानों, इंटरनेशनल स्टार खिलाड़ियों और युवा भारतीय टैलेंट के दम पर इस बार भी टूर्नामेंट से जबरदस्त रोमांच देखने की उम्मीद है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में दिगंबर अखाड़ा, बड़ी छावनी, परशुराम कुंड के बाहुबली बाबा पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं। वे माघ मेला को ऐसा सशक्त मंच मानते हैं जहां समाज के हर वर्ग, हर उम्र और हर क्षेत्र से लोग एक साथ जुटते हैं। उनके अनुसार यही वह सबसे उपयुक्त अवसर है जब प्रकृति, पेड़ पौधों और पर्यावरण के महत्व का संदेश सीधे जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। बाहुबली बाबा पिछले लगभग 10 वर्षों से साइकिल यात्राओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। विशेष बात यह है कि वे लंबी दूरी तक नंगे पांव चलते हुए और साइकिल भी नंगे पांव चलाकर लोगों को जागरूक करते हैं। अपनी साइकिल के आगे वे एक पौधा रखकर चलते हैं और स्वयं लोगों तक पहुंचकर पेड़ लगाने की आवश्यकता समझाते हैं। वे न केवल पौधों के महत्व पर बात करते हैं, बल्कि लोगों को पौधे भेंट भी करते हैं, ताकि संदेश सिर्फ शब्दों तक सीमित ना रहे बल्कि व्यवहार में भी उतर सके। उनका मानना है कि जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही प्रकृति की पूजा करना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जीवन का वास्तविक आधार प्रकृति ही है। यदि पेड़ पौधे, स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और संतुलित पर्यावरण ना हो तो कोई भी सुख सुविधा टिक नहीं सकती। ये वेड़ी दान विधि है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि दूसरा मैरिज। तो ये जो है वेड़ी शब्द जो है संस्कृत शब्द होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ में प्रयाग में केस कटता है, केस का दान किया था, तभी से ये प्रथा चलती चली आ रही है। ये आप जो देख रहे हैं, ये दूसरा विवाह नहीं है, इसको वेणी दान बोलते हैं। वेणी संस्कृत शब्द है, इसके 2 अर्थ होते हैं। जैसे कोटि का अर्थ होता है, करोड़ भी होता है, प्रकार भी होता है, उसी प्रकार वेणी के 2 शब्द होते हैं। एक होता है वेणी मतलब नदी के धारे, और दूसरा जो स्त्रियां अपनी चोटी का बट करती हैं, वो भी होता है वेणी का अर्थ। तो ये जो कर रहे हैं इनको वेणी दान बोलते हैं, मतलब ये स्त्रियां अपना केस का दान करेंगी। संगम पे वेणी दान करने का पुण्य हमको हमारे गुरुजन ने बताया। अपने जो सनातन हिंदू संस्कृति है उसमें भी इसका उल्लेख है, और ये प्रयागराज संगम पे हम आए हैं तो ये विधि करना जरूरी समझा। हिंदू धर्म के अनुसार ये विधि जरूरी है। बराबर है। अभी पहले का जो था एक दूसरे को समझने का, अभी वो माहौल जरा सोशल मीडिया की वजह से कम हो गया है, तो इसलिए अगर ये प्रथा चालू रही तो मेरे ख्याल से पहली शादी तो भी टिक जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।